लास्ट एपिसोड में फाइनली डिसाइड करते हैं अकेडमी में छुपा हुआ खजाना वो ढूंढेंगे और एक ऑफिशियल टीम बनने की खुशी में वो लंच करने के लिए जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है रात का सीन, जहां पर अपने हॉस्टल में डेन अपने सामान को यहाँ वहां एडजस्ट कर रहा था ताकि वो अपने नए रूम को प्रिपेयर कर सके। और उसके साथ साथ वहां पर उसका अंडा होता है जिसे वो अपने स्पेस में नहीं रख सकता क्योंकि वहां पर कोई भी लिविंग चीज जिंदा नहीं रह सकती, और इसीलिए वो उसमें मैना फीड करने लग जाता है क्योंकि आज उसने मैना फीड नहीं किया था। और वो अंडा अचानक से बहुत ज्यादा हिलने लग जाता है। उसने लगातार 7 साल तक सुबह शाम उसमें मैना फीड किया और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब डेन को ये पता था कि अकेडमी के आसपास मैना थोड़ा अलग है, लेकिन वो इतना भी अलग नहीं होना चाहिए ताकि इसका ऐसा रिएक्शन हो। यहाँ पर एक जो ट्रू चेंज हुआ था वो ये था कि डेन ने एंशिएंट मैजिक को अब्सॉर्ब कर लिया था। अब डेन के दिमाग में आता कि अगर थोड़े से मैजिक से ये रिएक्ट कर रहा है तो क्यों ना इसमें और मैना इन्फ्यूज किया जाए, और अपना एंशिएंट मैजिक उसमें इन्फ्यूज करने लग जाता है क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज चल रही थी कि शायद फाइनली उसका फेमिलियर बाहर आ जाएगा। अब डेन कुछ और मिनट तक वही करता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो एक बॉटमलेस पिट को, एक खाई को भर रहा है। 7 साल तक उसने लगातार उसमें मैना फीड किया था और अब वो इतना ज्यादा मैना यूज कर लेता है कि उसका रूम ग्लो करने लग जाता है। वहां पर अगर और ज्यादा मैना यूज किया गया तो शायद रूम ही तबाह हो जाएगा। लेकिन डेन को यह भी पता था कि यही फाइनल टाइम है, अगर वो इस टाइम पर मैना इन्फ्यूज करने से रुक जाता तो शायद ये कभी हैच नहीं होगा। इसीलिए उसे कवर करता और सीधा अपनी बड़ी बहन क्लेयर के ऑफिस में जाता है। वो समनिंग में एक जीनियस थी, लेकिन जो अंडा कर रहा था वो उसके लिए भी बहुत नई चीज थी। क्लेयर के कहने पर वो उसमें मैना इन्फ्यूज करना रोक देता, लेकिन तब भी वो वैसे ही शेक कर रहा था और वैसे ही रिएक्ट कर रहा था। और जब वो ये फिगर आउट कर रहे थे तो क्लेयर को चिंता हो रही थी कि डेन रोल कॉल मिस कर दोगे। रात को सोने से पहले सारे के सारे स्टूडेंट्स को चेक किया जाता है कि वो हॉस्टल में है या नहीं है, लेकिन डेन एक स्माइल के साथ कहता है कि मैंने उसे पहले ही संभाल लिया है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है डेंटल हॉल का, जहां पर डिसिप्लिन कमेटी का हेड वहां पर आता है रोल कॉल के लिए, और वहां पर वो सारे स्टूडेंट्स को चेक करता है कि वो वहां पर हैं या नहीं हैं। और इंपीरियल एकेडमी में रोल कॉल हर एक हॉल में, हर एक हॉस्टल में सेम तरीके से किया जाता है। स्टूडेंट्स बाहर आकर खड़े होते हैं, जो डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो वहां पर आकर चेक करते हैं कि हर एक स्टूडेंट वहां पर होना चाहिए। आर्नोल्ड, जो कि वो इंसान था जो कि ट्रैप्स बनाता था जिसे डेन ने फंसाने की कोशिश की थी, वो अभी भी चिंता में था क्योंकि परसिला अभी तक नहीं आई थी और उसके साथ साथ डेन भी अभी तक नहीं आया था। और वो बताता है कि एक डिसिप्लिन पॉइंट, अगर तुम एक बार गायब रहे, 2 बार गायब रहे तो 2 डिसिप्लिन पॉइंट, और 3 पॉइंट मिलते ही तुम्हें डेंटल हॉल से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें डिमोट कर दिया जाएगा। और रिसेंटली उन्होंने सर्वेलेंस कैमरास भी लगाए थे जहां पर परसिला क्लियरली पता चल जाता है कि वो बाहर है। और नॉर्मली डिसिप्लिन कमेटी रूम्स को चेक नहीं करती है, लेकिन जब से ये नया मेंबर यहां पर आया है रूम चेकिंग एक नॉर्मल चीज बन गई है, जिसका मतलब ये था कि इस सेमेस्टर में पॉइंट्स बहुत ही रैपिडली डिक्लाइन करने वाले हैं। और परसिला का रूम चेक करने के बाद वो उसे एक प्रॉपर पेनल्टी देते हैं कि वो यहाँ से जा चुकी है। एक और इकलौता ऐसा इंसान जो कि वहां से गायब था वो था फ्रेशमैन डेन। अब उसके जो नए नए दोस्त थे वो उसके लिए कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर्स उसकी कोई बात नहीं मानने वाले थे, इसीलिए वो उसके रूम में जाते हैं जहां पर उन्हें डेन दिखाई देता है। वो वहां पर अपना सामान इकट्ठा कर रहा था, उन्हें देखता है और अपना सर खुजाने लग जाता है और कहता है कि अरे मुझे माफ करना, मैं बस अपना सामान सॉर्ट आउट कर रहा था, मैं अभी यहाँ पर आया हूँ ना। और वो डिसिप्लिन कमेटी मेंबर्स उस चीज के साथ आर्ग्यू नहीं कर पाते हैं क्योंकि डेन ने कहा था कि यार मैं आज ही यहाँ पर आया हूँ तो मुझे अपना सामान भी अनपैक करना है, उसके बाद सोना भी है, कल क्लास में भी जाना है, इसीलिए मैं रूम के बाहर खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन हूं तो मैं यहीं पर। इसलिए उसे वार्न करते हैं कि कल से बाहर खड़े हो जाना ताकि हम ढंग से इंस्पेक्ट कर सकें। और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं बिना किसी वार्निंग दिए। लेकिन असल में डेन अभी भी अपनी बहन की लैब में ही था। उसने एक इल्यूजन जनरेटर MK1 का यूज किया था और ये चीज एराबेला ने बनाई थी, जिससे वो इसकी इमेज को वहां पर प्रोजेक्ट कर सकता और बात भी कर सकता, और ये बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोजेक्टर है। और डेन ने इसे काफी बार यूज किया था, लेकिन आज उसने उसका परफेक्ट यूज किया है। अब क्लेयर उसकी ट्रिक्स को अप्रूव तो नहीं करती है, लेकिन वो भी इंप्रेस्ड होती है कि तुमने काफी अच्छा किया है। उसके बाद वो अंडे की तरफ देखते हैं और वो अभी भी शेक कर रहा था, जहां पर आज 100% चांसेस थे कि ये हैच हो सकता है। लेकिन उसकी बहन उसे कहती है कि हम इसे एक मैजिक स्टेबलाइजर में रख देते हैं, उसके बाद ही हम इसमें मैना फीड करेंगे। और वो बताते हैं कि मेरी पूरी लैब मैजिक प्रोटेक्शन से बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव रिसर्च होती है, इसीलिए इस अंडे के लिए ये लैब बेस्ट जगह होगी।
क्लेयर उसे एक मैजिक स्टेबलाइजर पर रखती है और उसके बाद उस पर कुछ मैजिक फिल्टर्स लगाती है ताकि वो और स्टेबलाइज हो जाए। हालांकि उसे ये भी पता था कि डेन का मैना पहले ही बहुत ज्यादा प्योर था, लेकिन तब भी वो चांसेस नहीं देना चाहते थे। इसीलिए डेन दोबारा से अपना मैजिक उसमें इन्फ्यूज करने लगता है और उसका मैना बहुत जल्दी ड्रेन हो रहा था। डेन भी सोचने लग जाता है कि यार आखिरकार इस अंडे के अंदर है क्या जो इतना मैजिक कंज्यूम कर रहा है। अब बहुत सारे पैसे वाले लोग ऐसे अंडे खरीद सकते हैं, लेकिन हर एक अंडे की कंडीशंस हैच होने के लिए अलग होती हैं और वो कंडीशंस किसी को नहीं पता होती। बस एक श्योर कंडीशन ये होती है कि जो फेमिलियर है और जो बाहर इंसान है उन दोनों के मैना फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। और सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये बस और बस प्योर लक की चीज है। अब इससे आगे क्या होगा, वो उस अंडे से क्या हैच कर पाता है, वो बस और बस डेन के मैना पर डिपेंड करता है। अब डेन की बहन को पता था कि आखिरकार डेन कितना ज्यादा गिफ्टेड है, लेकिन उसे काम करते हुए देखकर उसके मैना को फील करके वो भी थोड़ी सी ओवरवेल्म हो जाती है। अब इसके बाद अंडे में से क्रैक की आवाज आनी शुरू हो जाती है और उसकी बहन उसे कहती है कि मैना डालते रहो जब तक कि वो पूरी तरीके से बाहर ना आ जाए। डेन उसे मैना इन्फ्यूज करता रहता है और फाइनली वो क्रैक होता है, एक ब्राइट ब्लू लाइट आती है और अंडे के शेल्स उड़ते हुए यहाँ वहां जाते हैं। अब क्लेयर और डेन दोनों ही मैना ब्लास्ट की वजह से उड़ते हुए पीछे जाते हैं और वहां पर एक मिथिकल क्रीचर आ जाता है जो कि अभी भी स्लाइम से कवर्ड था। अब डेन की बहन उसके पास भागते हुए जाती है उसे चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि वो मैना ब्लास्ट की वजह से कुछ ज्यादा ही पीछे जाकर गिरा था। और अब फाइनली रिवील होता है कि 7 साल से उस अंडे के अंदर क्या था, एक व्हाइट स्केल्ड क्यूट ड्रैगन जिसके येलो हॉर्न्स थे, येलो आईज थी, उसके 4 पंख थे। अब क्लेयर गैस करती है कि ये वाइब्रन जैसा लग रहा है, लेकिन इसके फीचर्स थोड़े अलग भी हैं। और उसके बाद वो छोटा सा गूफ बॉल वहां पर आग छोड़ने लग जाता है जैसे वो शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा था। और इसीलिए क्लेयर सबसे पहले डेन को आगे भेजती और कहती कि आगे जाओ। बहुत बार ऐसा होता है कि एक फेमिलियर जिसको भी सबसे पहले देखता है उसे ही अपना मास्टर मान लेता है। अब डेन उसके पास जाता उसे देखकर स्माइल करता है और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। अब डेन अपना हाथ आगे करता है और डीन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते और वो दोनों इंस्टेंटली एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। अब क्लेयर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसका फेमिलियर बहुत ज्यादा क्यूट है। वो अपने भाई की तारीफ करती है और कहती है कि तुमने ये ऐसे किया है जैसे इसे करना बहुत आसान था, लेकिन जनरली ये करने में लोगों को बहुत मुश्किल होती है। और अब डीन की बहन एक अननोन लाइफ फॉर्म को स्टडी कर सकती है जो कि पॉसिबली बियॉन्ड द होराइजन से आया है। और डीन कहता है क्या तुम सच कह रही हो? और वो कहती है कि हाँ, और वो जगह इतनी मिस्टीरियस और अननोन है कि बहुत कम समनर, दुनिया में शायद 1 या 2 समनर ही वहां तक पहुंच सकते हैं। यहाँ तक कि मैं भी, जो कि एक जीनियस मानी जाती हूँ, मैं भी बस कुछ माइनर स्पिरिट्स को ही वहां से समन कर सकती हूँ। एक फुल फ्लेश फेमिलियर को वहां से समन करना, बुलाना एक बहुत बड़ी बात है। अब क्लेयर को ज्यादातर फॉर्म्स के बारे में सब कुछ पता था कि फेमिलियर कैसे होते हैं, जो भी यहाँ पर समन्स होते हैं उसे उसके बारे में सब कुछ पता था, लेकिन इसके फीचर्स बहुत ज्यादा अलग थे। ये एक अलग ही क्रीचर था और अभी के लिए वो श्योर नहीं हो सकते कि आखिरकार ये लिटिल क्रीचर क्या है, क्या एक ड्रैगन है, वाइब्रन है या फिर कुछ और है। क्लेयर कहती है कि मैं और रिसर्च करूंगी, लेकिन वो डाउट ये भी करती है कि एकेडमी में शायद ऐसी कोई किताब नहीं मिलेगी जिस पर इसके बारे में कुछ लिखा हो, तो मुझे और कहीं से रिसर्च करनी होगी। उसके बाद सिर्फ एक हिंट था कि ये सारी की सारी चीजें एंशिएंट मैजिक से लिंक्ड हो सकती हैं। और उसके बाद वो डेन को कहती है कि ये सारे के सारे एग शेल्स को अपने साथ ले जाना, क्योंकि काफी सारे फेमिलियर अपने ही अंडे उखाते हैं न्यूट्रिशन के लिए। और जहां तक डेली प्रोग्रेस की बात है, तुम्हें इसके बारे में सब कुछ नोट करना होगा, और वो भी डेली। इसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, ये कितना सोता है, कितना अग्रेसिव होता है, कितनी जल्दी ग्रो होता है, क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, सब कुछ। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा थी, लेकिन तब भी डेन को ये पता था कि ये सब कुछ करना वर्थ इट होगा। लेकिन डेन को ये भी पता था कि उसे इसे हर हालत में प्रोटेक्ट करना होगा और बहुत कुछ करना होगा। अब क्लेयर चाहती थी कि इस क्रीचर के लिए ये लैब बेस्ट जगह होगी, लेकिन डेन ये कह रहा था कि मैं हमेशा के लिए अपने क्रीचर को छुपा कर नहीं रखना चाहता। और वैसे भी अगर कोई बहुत ज्यादा अपोज करता है, कुछ होता है, तो मेरे पास 2 स्ट्रॉन्ग सिस्टर्स हैं जो मुझे सपोर्ट कर सकती हैं। और वो आर्ग्यू करता है कि इस नए क्रीचर को नई दुनिया देखनी होगी, तो ये बेटर होगा कि ये शुरुआत से ही बाहर को देखे, वरना ये बड़ा होने के बाद बाहर जाएगा तो बहुत ज्यादा अजीब बिहेव करेगा। अब क्लेयर इस
लॉजिक से मान जाती है और उसे कहती कि ठीक है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा शो ऑफ मत करना, अपने पास ही छुपा कर रखना। और तो वो ये भी सजेस्ट करती है कि तुम एक ऑफिशियल समनर सिजल के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। तुम अभी एक बिगिनर हो, लेकिन तुम्हारे पास पूरा टैलेंट है कि तुम एक बिगिनर सिजल को रिक्वेस्ट कर सकते हो। और अब जब ये सब कुछ चल रहा है तो ये एक परफेक्ट टाइम है। और अब अगला दिन आता है जहां पर ओरिएंटेशन थी, मतलब फर्स्ट क्लास थी प्रोफेसर ऑफ समनिंग की। और प्रोफेसर ऑफ समनिंग है प्रोफेसर टेमेरिक स्पिनो। और उसकी बहन कहती है कि तुम्हें बस और बस अपना टैलेंट दिखाना होगा और उसके बाद स्पेशल रिक्रूटमेंट तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, जिसके बाद तुम्हें सिजल भी मिल जाएगा और भी बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। और लैब को छोड़ने से पहले डीन सोचता है कि आखिरकार इस छोटे से क्रीचर का नाम क्या रखना चाहिए। और जब डीन वापस डेंटर हॉल में जाता है, वहां पर उसका एक दोस्त सवाल पूछता है कि आखिरकार तुम कहां पर थे कि तुमने रोल कॉल को मिस कर दिया था। और उसके दोस्त के हिसाब से उसकी बहनें भी इतनी ही चालाक और चतुर थी कि वो ऐसे स्टंट्स पुल कर सकती थी। लेकिन वो खुश होता है कि एटलीस्ट उसे पनिशमेंट तो नहीं मिली। जब डेन अपने रूम में पहुंचता है, वहां पर वो बेड पर लेट जाता है क्योंकि ये उसके लिए भी एग्जॉस्टिंग था। उसने बहुत ज्यादा मैना यूज कर लिया था। और जब वो ऊपर देख रहा था तो ड्रैगन सर्कल्स में घूम रहा था, यहाँ वहां फायर स्पिट कर रहा था। लेकिन हमें इससे थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर डेन एक सीक्रेट पैसेज से अंदर आने की कोशिश कर रहा था, जो कि उसकी बहनों ने ही उसे बताया था। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि नई डिसिप्लिन कमेटी इतनी पैरानॉइड थी कि उसने पूरे हॉस्टल को मैजिक बैरियर से कवर कर दिया था और अब डेन अंदर नहीं जा पा रहा था। अब अंदर जाने के लिए डेन मैना फ्लो को समझने लगा कि कहीं पर तो वीक स्पॉट होगा। इतने बड़े बैरियर के अंदर कहीं ना कहीं तो फ्लॉ होना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से वो उसका नया क्रीचर फायर स्पिट करने लग जाता और उस बैरियर पर फायर स्पिट करता और फिर कुछ बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है। बैरियर शेक करने लग जाता और उसके बाद वहां पर एक होल बन जाता है जिससे वो बैरियर के अंदर जा सकता है। अब ये नॉर्मली नहीं होना चाहिए था क्योंकि सारे के सारे मैजिक बैरियर फायर से रेजिस्टेंट होते हैं। लेकिन डेन ये फिगर आउट करता है कि शायद इसकी आग मैना को कैंसिल आउट कर सकती है, जो कि बहुत ही कमाल की बात और बहुत यूजफुल चीज हो सकती है। डेन अगले दिन अर्नेस्ट से मिलता है और उसे अपने नए दोस्त के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि मैंने जैकपॉट हिट किया है। डेन उसे बताता है कि उसका नाम हैप्पी है, लेकिन अर्नेस्ट इंप्रेस्ड नहीं था कि ये कैसा नाम है। अब जब अर्नेस्ट इतना ज्यादा नाखुश था नाम से, तो डेन उसे चैलेंज करता है कि तुम कोई बढ़िया नाम बताओ, अगर अच्छा होगा तो मैं वो नाम रख दूंगा। अर्नेस्ट उसके बाद सोचने लग जाता है क्योंकि ये लिटिल क्रीचर बहुत ज्यादा क्यूट तो था, लेकिन एक क्रीचर की अपीयरेंस से सिर्फ उसका नाम नहीं डिसाइड कर सकते। और फाइनली अर्नेस्ट उसे एक नाम बताता है, कार्नस, जो कि डेन को बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि कभी ना कभी ये क्रीचर बड़ा होगा और तब शायद हैप्पी नाम इतना अच्छा नहीं लगेगा। और वो छोटा सा क्रीचर भी अपना नया नाम सुनकर बहुत ज्यादा खुश था। अब डेन का नेक्स्ट स्टॉप था बर्म्यूडाज हॉल, जहां पर समनिंग की सारी क्लासेस होती हैं। और जब डेन क्लास के अंदर एंटर करता है, उसे वहां पर एक बहुत ही फेमिलियर चेहरा नजर आता है जिसका नाम होता है ग्रैंड टायरोन। ये वही लड़का है जो बचपन में उसे गार्डन को तबाह कर रहा था और डेन ने उसका समन चुरा लिया था। और उस दिन के बाद से टायरोन हाउस ने अपनी स्टैंडिंग खो दी थी और वो रैंकिंग में बहुत नीचे चले गए थे और उन्होंने बहुत मुश्किल से कैपिटल में अपना नोबल का स्टेटस बचाया था। टायरोन इस क्लास में होना भी नहीं चाहिए था क्योंकि वो डेन से 1 साल बड़ा था, लेकिन लास्ट ईयर वो फेल हो गया था, इसीलिए वो इस क्लास को दोबारा से ले रहा है। एटलीस्ट उसने अपना लेसन सीख लिया था और वो डिसाइड करता है कि वो डेन से जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहेगा। और जब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी वहां पर एक अपर क्लासमैन आता और कहता है कि अरे क्लास रिपीट करने में कोई शर्म नहीं होती, मैं दूसरी बार कर रहा हूँ। दूसरी बार मतलब वो 2 बार फेल हो चुका है। उसके बाद समनिंग के प्रोफेसर वहां पर आते हैं जिनका नाम होता है प्रोफेसर टेमेरिक्स। वो समनिंग कोर्स की आउटलाइन बताते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस होगा, ये थ्योरी पार्ट कवर करेगा। और वहीं पर दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को ये भी पता था कि प्रोफेसर टेमेरिक्स बहुत ज्यादा फेमस है कि वो स्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा हैं। वहां पर वो स्पेशल सिलेक्शन एग्जाम के बारे में भी बताते हैं जो कि कोई भी ले सकता है, लेकिन उसे क्लियर करना बहुत मुश्किल होगा और उसकी कंडीशंस हैं, तुम्हें लेवल 5 या फिर हायर क्रीचर को समन करना होगा, वो भी एक ब्लैंक सिजल के साथ। उसे इस दुनिया में रखना होगा 30 मिनट के लिए, कम से कम 30 मिनट के लिए। और वहां पर सारी की सारी क्लास शॉक में होती क्योंकि एक लोअर लेवल समन को यहां पर 30 मिनट के लिए रखना वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। हम अभी फर्स्ट ईयर से, आज हमारा पहला दिन है, हम ग्रेड 5 को कैसे समन कर सकते हैं। लेकिन टेमेरिक अभी तक भी रुका नहीं था। वो कहता है कि एक और स्टेप है, अभी रुको, एक सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन टेस्ट। इसका मतलब ये था कि अगर वो तीनों की तीनों कंडीशंस को पूरा भी करते हैं तब भी उन्हें फेल किया जा सकता है। स्पेशल सिलेक्शन एग्जाम सिर्फ और सिर्फ ट्रूली गिफ्टेड लोगों के लिए ही होता है और अब
वो तीसरी चीज बताते हैं कि तीसरी चीज थी क्या। 2 स्टेप तो उन्होंने बता दिए थे, तीसरी चीज ये थी कि तुम्हें मुझे इंप्रेस करना होगा, जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं कि एक टीचर को फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कैसे ही इंप्रेस करेगा। डीन बहुत ज्यादा खुश नहीं था कि स्पेशल सिलेक्शन एग्जाम के आसपास इतनी ज्यादा रेड टेपिंग है, क्योंकि इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में सारी पावर एग्जामिनर के पास थी। वो जो चाहे वो कर सकता था, वहां पर कोई भी हार्ड रूल नहीं था कि उसे पास करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो एक और स्टेप ऐड कर देते हैं। वो कहते हैं कि समनिंग डिपार्टमेंट में 2 लोगों से तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए। अब जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि इस एकेडमी के समनर डिपार्टमेंट में कितने लोग होंगे, 5, 10, 15, मे बी 20, लेकिन वो सारे के सारे टीचर्स या फिर फैकल्टी मेंबर्स होंगे, हम उन्हें जानते नहीं हैं, हम कहां से लेकर आएंगे। और सारे स्टूडेंट्स के मन में यही चल रहा था। और वो टीचर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे बहुत ही एरोगेंट या फिर और कॉन्फिडेंट फ्रेशमेंस को ऐसे डराने में बहुत मजा आता है। वो सारी क्लास को देखता और उसके बाद उसकी नजरें रुक जाती हैं डेन सोग्रेस पर। उसे पता था कि ये ऑटोनोमस डिपार्टमेंट में है, इसने सिलेक्शन एग्जाम को पास किया था, उसने वो भी सुना था कि सिलेक्शन एग्जाम में हुआ क्या था। और उन्हें इस चीज पर यकीन नहीं था, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक फ्रेशमैन इतने हाई रैंकिंग समन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। और वो डीन का टैलेंट खुद देखना चाहते थे और खुद एनालाइज करना चाहते थे कि वो इतनी हाइप के लायक है भी या फिर नहीं है। और प्रोफेसर टेमेरिक्स को अभी भी लग रहा था कि डीन को एडमिशन इसलिए मिला था क्योंकि वो काउंट सोग्रेस का बेटा है और हाउस सोग्रेस से आता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसके फादर एक वॉर हीरो थे, इसलिए नहीं कि वो टैलेंटेड था। और प्रोफेसर कहता है कि नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम पास करना ही बहुत बड़ी बात होती, स्पेशल एग्जामिनेशन को अपना गोल मत बनाना। प्रोफेसर बेसिकली ये कहना चाहता था कि जो लोग इस क्लास को रिपीट कर रहे हैं वो सब के सब बेवकूफ हैं। और डीन बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि जब उन्होंने सिलेक्शन एग्जाम दिया था वहां पर उनकी थ्योरी चेक हो गई थी, उनकी एफिनिटी चेक हो गई थी, उनके लेवल्स चेक हो गए, तो इस चीज का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रोफेसर कहते हैं कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा फ्रेशमैन है जो कि समन कर सकता है, या फिर सब के सब यहाँ पर बस डिसअपॉइंटमेंट ही हैं। और डेन को फील हो रहा था कि प्रोफेसर उसी की तरफ देख रहा है, और अब डेन बैक डाउन नहीं करता है। वो खड़ा होता और कहता है कि मैं समन कर सकता हूँ। प्रोफेसर उससे उसका नाम और डिपार्टमेंट पूछते हैं, जबकि उन्हें पहले ही पता था कि वो कौन है और कौन से डिपार्टमेंट से है। उसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूँ डेन सोग्रेस, ऑटोनोमस डिपार्टमेंट से। टेमेरिक उसकी तारीफ करता है, लेकिन वहां पर सरकाजम उसकी आवाज में सुनाई दे रहा था। अब डेन वहां पर ना तो हम्बल होता है, ना ही वो एरोगेंट होता है। वो बहुत ही प्लेन लैंग्वेज में सारे टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, प्रिंसिपल को थैंक यू बोलता है कि उन्होंने मुझे इवेल्युएट किया था और उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं ऑटोनोमस डिपार्टमेंट में आ सकता हूं। और बिना टाइम वेस्ट किए प्रोफेसर उसे सामने बुलाते हैं, ये कहते हुए कि वो टैलेंट जरा हमें भी दिखाओ जिससे प्रिंसिपल इंप्रेस हो गए थे। अब डेन को ये ओपन डाउट पसंद नहीं आता, लेकिन तब भी वो रिस्पेक्टफुल रहता है। लेकिन डेन एक कंडीशन रखता है कि अगर मैं आपको इंप्रेस कर देता हूं तो आप मेरे लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखेंगे, ताकि मैं स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकूं। और प्रोफेसर उसके गट्स को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है। और अब वहां पर स्टेक्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, क्योंकि अब सिर्फ डेन की इज्जत दांव पर नहीं लगी थी, प्रोफेसर की भी लगी थी। और स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा इंप्रेस थे ये देखने के लिए कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसे प्रोफेसर चैलेंज कर रहा था, उसने वापस प्रोफेसर को चैलेंज कर दिया है। अब प्रोफेसर उसे पूछते क्या तुम श्योर हो? और डेन कहता है कि मेरे दिमाग में कभी ये भी नहीं आया कि मैं फेल हो सकता हूं, मेरे लिए बहुत सिंपल है। जो कॉन्फिडेंस देखकर टीचर थोड़ा गुस्सा हो जाता और शॉक्ड भी होता है, क्योंकि डेन की बहन जो कि एक जीनियस है वो भी इतनी कॉन्फिडेंट कभी नहीं थी। लेकिन प्रोफेसर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते और कहते कि ठीक है, अपना टैलेंट दिखाओ, अगर मैं इंप्रेस हो गया तो मैं तुम्हारे लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखूंगा। अब कुछ लोगों के लिए वो एक गोल्डन फ्रेशमैन था, कुछ लोगों के लिए वो क्लेयर का छोटा भाई था। प्रोफेसर ने एक ब्लैंक सिजल पहले से प्रिपेयर करके रखी थी। अब डेन वहां पर जाता और सोचता है कि ये मेरे प्लान का पार्ट तो नहीं था, लेकिन इससे मुझे बहुत कुछ हासिल हो सकता है। डेन सिजल में अपना मैना इन्फ्यूज करता है और उसके बाद वहां पर पूरा रूम मैना से भर जाता है और वहां पर एक वुल्फ समन हो जाता है। और ये शायद वही वुल्फ है जो कि ग्रैंड टायरॉन का था और जो डेन ने चुराया था। और उस वुल्फ को देखकर कोई भी ये बता सकता था कि ये ग्रेड 5 समन है। और एक ब्लैंक सिजल के साथ ग्रेड 5 समन को यहां पर बुलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और ग्रैंड टायरॉन से ज्यादा शॉक्ड कोई नहीं था, क्योंकि वही उसका असली ओनर था या पहला ओनर था। यहां तक कि प्रोफेसर टेमरिक को भी ये मानना पड़ता है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब चीज थी, क्योंकि ये नॉर्मल चीज नहीं है। लेकिन तब भी वो सोच रहा था कि वो 30 मिनट तक इसे यहाँ पर नहीं रख पाएगा और फेल हो जाएगा। अब प्रोफेसर उसे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन दूसरी कंडीशन बहुत ज्यादा मुश्किल है। और डेन
कहता है कि मैं सबका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है, मैं आप सबको कुछ करके दिखाता हूँ जिससे आपको ये यकीन हो जाएगा कि मैं स्पेशल एग्जाम के लिए क्वालिफाइड हूँ। और इससे पहले ही कोई कुछ कह पाता, डेन प्रोफेसर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखता है। उनके चेहरे पर वो दिखाई दे रहा था कि वो नर्वस हो रहे हैं और डेन ये देखकर हंसता है। और पूरी क्लास में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो स्टेज से अपनी नजरें हटा रहा था, क्योंकि थर्ड कंडीशन थी कि उसे कुछ स्पेशल दिखाना है। और डेन कहता है कि नेक्स्ट मूव आप अपने हिसाब से जज कर सकते हैं, अगर आपको इंप्रेसिव नहीं लगता है तो मैं यहाँ से बिना कुछ कहे चला जाऊंगा। उसके बाद डेन गैम्पू को अपने पास बुलाता है, उसे पेट करता है और उसके बाद अपना मैना उसके अंदर इन्फ्यूज करने लग जाता है। और जब प्रोफेसर उसे देखते हैं तो उसे रियलाइज होता है कि आखिरकार डेन क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो एक एंशिएंट चैंट बोलता है और उसके बाद डेन का प्योर मैना गैम्पू के अंदर जाता रहता है और उसे और स्ट्रॉन्ग बना देता है। उसकी पूरी बॉडी ग्रो होने लग जाती है, वो हवा में फ्लोट करता है और एट लास्ट वो अपने फुल पोटेंशियल पर पहुंच जाता है। उसके फैंक्स बदल जाते हैं, उसके दांत बदल जाते हैं, वो और ज्यादा मस्कुलर और ज्यादा बड़ा हो जाता है। और डेन को पता था कि ये परफेक्टली काम कर रहा है, क्योंकि बिना एंशिएंट मैजिक के वो अपनी लाइफ में इतने अर्ली ऑन ये करने की सोच भी नहीं सकता था। और उसके बाद पूरी क्लास को समझ में आता है कि डेन समन एनहेंसमेंट कर रहा है, जो कि 5th ईयर के बच्चों के कोर्स में होता है। और उसके बाद वहां पर गैम्पू हाउल करता है और सबको दिखाता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। उसके बाद डेन प्रोफेसर की तरफ देखता है और उनसे पूछता है कि ये सब कुछ काफी होगा ये दिखाने के लिए कि मैं स्पेशल हूँ। और प्रोफेसर टेमरिक अपनी आंखें गैम्पू से हटा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक तो वो ताकतवर लग रहा था, उसके साथ साथ वो मैजेस्टिक बीस्ट भी लग रहा था। और डेन को इतना आसानी से करते हुए देखकर प्रोफेसर को यकीन हो जाता है कि उन्होंने डेन के बारे में जो कोई बातें सुनी थी वो सारी की सारी सच थी। उन्होंने कभी भी एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में नहीं सुना था जो इतना ज्यादा गिफ्टेड था। और थोड़ी देर शॉक में रहने के बाद वो एक्सेप्ट करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखूंगा, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और डेन ये जवाब सुनकर सेटिस्फाइड था। और वहीं दूसरी तरफ टायरोन ये देखकर हैरान था कि डेन पहले बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है। और अब उसे समझ में आता है कि वो बचपन में कितना ज्यादा फूलिश और एरोगेंट था। उसके बाद वहां पर सारी एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होती है और टेमरिक की प्रूफ करता है कि वो बहुत ही कमाल का प्रोफेसर है। हालांकि वो बहुत ज्यादा फ्लस्टर्ड थे और कहीं कहीं गलती कर रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स नोटिस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन डेन कर पा रहा था। और डेन सोच रहा था कि क्लेयर को ये सुनना बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि प्रोफेसर कैसे बिहेव कर रहा है जब मैंने उसे गलत प्रूफ किया। और प्रोफेसर टेमरिक ये सोच रहे थे क्या मुझे प्रोफेसर डोल्फिना से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं बेस्ट शेप में नहीं हूँ इस क्लास को सिखाने के लिए। उन्हें शायद 1-2 लेक्चर लेने पड़ेंगे। उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाते हैं सारे लोग बाहर जाते हैं, जहां पर डेन को एक इंसान अप्रोच करता है और ये और कोई नहीं वही टायरोन होता है। और डेन उसे तभी की तभी रिकॉग्नाइज कर लेता है, लेकिन डेन को वही याद होता है जो बचपन में कर रहा था। वो थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाता है कि उसे ऐसे याद किया जा रहा है, लेकिन तब भी डेन वहां पर थोड़ा सा अलर्ट होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये यहाँ पर बदला लेने के लिए आया तो यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत क्रिएट करेगा। लेकिन एग्रिक वहां पर बहुत ज्यादा काम था, जैसे वो मैच्योर हो चुका है। और एग्रिक टायरोन वहां पर एडमिट करता है कि मैं सोच रहा था कि मैं ग्रेजुएशन तक तुम्हें इग्नोर करूंगा, लेकिन उसके बाद वो माफी मांगने लग जाता है कि बचपन में बहुत ज्यादा बेवकूफ था, एरोगेंट था, इसीलिए मैंने वैसा बिहेव किया था। अब डेन देखता है कि एग्रिक बहुत ज्यादा सिंसियर था, इसीलिए वो कहता है कि यार ये छोड़ो, बहुत साल पहले की बात थी। और डेन उस पुरानी दुश्मनी को भुला देता है और एग्रिक प्रॉमिस करता है कि मैं आज के बाद कोई भी दिक्कत क्रिएट नहीं करूंगा। और शायद एग्रिक ने यह भी सोचा होगा कि डेन यहाँ पर आया है तो कहीं उसकी कंप्लेन ना कर दे, कहीं उसे एक्सपेल ना करवा दे। इसके बाद एग्रिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसने अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली है और कहता है कि तुम्हें अगर किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे कह सकते हो, मुझे यहाँ पर सब कुछ पता है। लेकिन उसके बाद डेन को अपने कपड़ों में कुछ महसूस होता है और उसका फेमिलियर जाग चुका था और शायद वो भूखा था, क्योंकि वो बहुत देर से सो रहा था। अब डेन को एक फेमिलियर के लिए खाना ढूंढना था और उसे पता नहीं था कि कहाँ जाना है, इसीलिए एग्रिक उसकी हेल्प करता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ढंग का खाना कहाँ से मिलता है, और मैं और भी काफी सारी चीजें जानता हूँ।